So in the last class, we completed two topics, NABARD and SEDBI. Today we are going to complete other two topics, other type of apex banks, which comes under the RBI. These two banks are NHB, National Housing Bank, and the second one is EXIM, Export Import Bank, right? So in the NABARD, what we understand कि NABARD जो था, that was established in 12th July 1982. What are the three major functions of NABARD? It's not only to provide the credit facilities, but they have multiple functions. They are assisting the central government, assisting the RBI, and basically NABARD is working in the rural areas, right? ये तो सबको पता है. इसके तीन major functions मैंने बताए थे. What are those three major functions? The first one is credit functions. They are providing advance loans, not to the farmers only, but to the small बोल सकते हैं ना कि स्मॉल मैन्युफैक्चरर को, फिर स्मॉल इंडस्ट्री स्टार्ट जिनको करना है उनको, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनको देने के लिए मतलब लोन्स वगैरह क्रेडिट फैसिलिटीज देते हैं. सेकंड वन इज डेवलपमेंट फंक्शंस, लाइक दे आर आल्सो दे आर बेसिकली टेकिंग पार्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, रोड, वाटर, सब फैसिलिटीज होना चाहिए ताकि कोई इंडस्ट्रीज नया स्टार्ट हो सके. So development functions they are doing, even they are basically guiding or giving assistance to the government, not guiding, they are assisting the government. ठीक है, Reserve Bank of India, as well as they are also basically providing the basic facilities like research programs and all. Research programs वगैरह भी ये करते हैं, ठीक है. So they are basically in development functions. The next one is regulatory function. Regulatory functions में क्या होता है? Like they are also guiding the other type of banks. Like other type of banks में इनके कौन आते हैं? Regional rural banks, RRB, and the second one is cooperative banks. ठीक है, so they are also guiding. और उनके पास basically it's not guiding, they are inspecting. Inspecting is something like जहां पर आप ये चीज चेक करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के कि the works are going on in a proper way or not, the process is okay or not, whatever amount is basically given to that bank for development, they are utilizing it in the proper way or not. ठीक है, जैसे आप लोग के स्कूल में भी इंस्पेक्शन होता था, हम लोग के भी स्कूल में इंस्पेक्शन होता था, दूसरे स्कूल या दूसरे ब्रांच के जो हेड टीचर्स या फिर जो बोलते हैं प्रिंसिपल होते थे वो दूसरे ब्रांच में आकर के इंस्पेक्ट करते थे, है ना, कि जो एक तरीके से ऑडिटिंग कहते हैं ना, ऑडिटिंग तो फाइनेंशियल अकाउंट का होता है, तो यहाँ पर पूरे फंक्शंस को ऑडिट करने का तरीका एक तरीके से इंस्पेक्शन होता है. तो यहाँ पर रेगुलेटरी फंक्शंस में दे आर इंस्पेक्टिंग द आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स. क्लियर हो गई बात? सो थ्री मेजर फंक्शंस NABARD के कौन कौन से हुए? क्रेडिट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन एंड रेगुलेटरी फंक्शंस. तो ये तो हो गया आपका NABARD. ठीक है, खैर NABARD में अभी ज्यादा स्टेक किसका है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ज्यादा स्टेक है. अर्लियर स्टेक किसका था? RBI का. उसके अलावा हम लोगों ने सिडबी में पढ़ा था. सिडबी जो था, सिडबी क्या है? इट वाज बेसिकली एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 1990 एंड इसको एस्टैब्लिश करने का रीजन क्या था? आईडीबीआई जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है उसके सब्सिडियरी बैंक की तरह इसको शुरू किया गया. लेटर ऑन इन 2000 दे बोथ बैंक्स आर सेपरेटेड, अलग अलग हो गए आईडीबीआई और सिडबी. ठीक है, तो सिडबी जो है उसका मेन फंक्शन क्या है? बेसिकली रीफाइनेंस करना, लोन वगैरह देना. ठीक है, उसके अलावा एक आपका रिसोर्स सपोर्ट करना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को. ठीक है, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज को लोन देना. तो सिडबी का तो ये सारे मेजर फंक्शंस है. अब हम आते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की तरफ. नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ये बैंक बेसिकली क्या करता है जो है वो बेसिकली कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो दैट एस्टैब्लिश्ड इन 1 जनवरी 1982. मींस NABARD 12 जुलाई को हुआ था और उसी साल 1 जनवरी को कौन सा बैंक हुआ था? आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक. तो EXIM बैंक भी जिसको हम कहते हैं. तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है दैट इज बेसिकली वर्किंग फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड फॉरेन ट्रेड इन इंडिया. जो फॉरेन ट्रेड वगैरह जो है उसके लिए बेसिकली कौन काम करता है? आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक. अब इनका मेन क्या वर्क है? व्हाट इज देयर मेन फंक्शन? तो जो मेन फंक्शन EXIM का दैट इज प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एक्सपोर्टर्स एंड द इंपोर्टर्स. अब नाउ द क्वेश्चन इज कि हु आर एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर्स? यू ऑल नोस कौन होते हैं एक्सपोर्टर और कौन होते हैं इंपोर्टर्स. एक्सपोर्टर्स वो होते हैं, जैसे मान लो कि जो कंट्री दूसरे कंट्री में अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को बेसिकली क्या करता है? सेल करता है, सेंड करता है. जैसे मान लो कि इंडिया जो है यहाँ से मसाले को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे कंट्री में भेज रहा है. ठीक है, इसको कहते हैं निर्यात, हिंदी में कहते हैं इसको निर्यात. वहीं अगर हम बात करें इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट इज समथिंग जब हम दूसरे कंट्री से कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, यानी हमारे देश में वो सामान आता है. जैसे मान लीजिए
कि हमने 500 लैपटॉप जो है वो यूएसए से खरीद लिया, परचेज किया, तो यूएसए ने हमें क्या दिया, बेसिकली प्रोडक्ट दिया, यानी हमारे देश में भेजा, तो इसको कहते हैं आयात, हिंदी में क्या बोलते हैं, आयात। तो बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है दैट इज ऑलवेज रिलेटेड विद द फॉरेन, या फिर कोई ना कोई थर्ड सेकंड कंट्री हमेशा इन्वॉल्व रहेगी, है ना। तो हमेशा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो आपका बैंक है दैट इज बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस नॉट ओनली टू द इंपोर्टर्स बट दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग इट टू द एक्सपोर्टर्स, यानी एक्सपोर्टर इंपोर्टर दोनों को फाइनेंशियल असिस्टेंस ये देता है। साथ साथ में दे आर ऑल्सो वर्किंग एंड इंगेज्ड इन द कॉपरेशन ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई पॉलिसीज हो गया, मतलब पॉलिसीज मेकिंग में नहीं, लेकिन कुछ भी ऐसे फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोन हो गया प्रोवाइड करना, ठीक है, गाइडेंस हो गया, गाइड भी करते हैं वो। तो ये सारी चीजें में भी कौन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है। उसके अलावा इनका ब्रॉडली क्या फंक्शंस है एग्जिम का, एग्जिम जो है एग्जिम का हो या एग्जिम बैंक का हो, तो ये क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं एक्सपोर्ट्स को, एक्सपोर्ट को, और साथ साथ इंपोर्ट को। सिर्फ इंडिया को ये फाइनेंसिंग सपोर्ट नहीं करते हैं, ये आउट ऑफ इंडिया यानी दूसरे कंट्रीज को भी ये सपोर्ट करते हैं। सो बेसिकली ये बैंक जो है दे आर ऑल्सो बेसिकली डूइंग या गिविंग असिस्टेंस टू द फॉरेन कंट्रीज। याद रखिएगा कि दे आर नॉट ओनली गिविंग फाइनेंसिंग असिस्टेंस टू इंडिया ओनली बट दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग इट टू द आउटसाइड द कंट्री। तो फर्स्ट जो इनका फंक्शन हुआ दैट इज फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम and import not only in India but also to the third countries of goods and services। कोई भी दूसरा कंट्री भी अगर इन्वॉल्व है तो उनको भी ये असिस्टेंस देंगे। सेकेंड है कि दे आर ऑल्सो फाइनेंसिंग द ज्वाइंट वेंचर्स इन द फॉरेन कंट्री। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, बेसिकली जब दो कंट्रीज, जैसे अभी तो हीरो होंडा अलग हो गया है, अर्लियर दे बोथ वर एक ही साथ था ये, तो इसको हम कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर जहां पर जो शेयर्स होते हैं लगभग इक्वल होगा, दोनों का नाम एग्जिस्ट करेगा, दोनों की सेपरेट एंटिटी भी होगी, लेकिन ये बेसिकली साथ में काम करते हैं। तो ऐसे जो भी आपके कंपनीज होते हैं, जो भी कंट्रीज में ज्वाइंट वेंचर्स होंगे, दूसरे फॉरेन कंट्रीज में भी होंगे, उनको भी ये फाइनेंस देगा, और इंडिया में जो ज्वाइंट वेंचर्स है उनको भी फाइनेंस करेगा, यानी कि पैसे से हेल्प, लोन वगैरह देना, ठीक है। थर्ड इसमें ये क्या करते हैं, ये आपको फाइनेंस करेंगे सिर्फ और सिर्फ गुड्स को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नहीं, साथ साथ में दे आर ऑल्सो गिविंग फाइनेंस सिस्टम, फाइनेंसिंग सपोर्ट फॉर टेकिंग द मशीनरी ऑन लीज बेसिस। लीज का मतलब समझते हो, लीज इज समथिंग वेयर यू आर नॉट परचेजिंग द गुड, यू आर नॉट परचेजिंग द मशीनरी बट यू आर टेकिंग इट ऑन द कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर सम पर्टिकुलर ईयर्स, लाइक 99 ईयर्स, लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली हम लेते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म्स के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर ये लीज में भी अगर आपको, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी मशीनरीज हैं जो इंडिया में पॉसिबल नहीं है बना पाना, या बहुत ही एक्सपेंसिव वो बोल सकते हैं मशीनरी है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि कंट्री कई बार दूसरे कंट्री से मशीन को लीज पर लेती है। अब उस लीज पर लेने के लिए यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट, नो डाउट ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफरिंग बट द फी यू हैव टू पे। अब जैसे घर में रेंट, घर पे मान लीजिए दूसरे किसी भी रेंट में रह रहे हैं, ठीक है, घर लिया हमने रेंट पर, अब रेंट पर घर लेने पर वो घर तो मेरा नहीं होगा, लेकिन वहां वो जो सर्विस हम यूज कर रहे हैं उस घर का, उसके लिए पेमेंट तो करेंगे, तो वो पेमेंट में भी हेल्प कौन करता है, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। नेक्स्ट जो है दे आर ऑल्सो बेसिकली प्रोवाइडिंग द, बोल सकते हैं कि और भी, जैसे ये क्या करते हैं, ये आपके स्टॉक्स मार्केट वगैरह को भी हेल्प करते हैं, मतलब जैसे आपके बोल सकते हैं जैसे स्टॉक, शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर जो कंपनीज के इन्वॉल्व होते हैं, खासकर वो कंपनीज के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनीज हैं, उसमें भी ये बैंक हेल्प करता है। जैसे कैसे आपके बाकी बैंक्स हैं आईसीआईसीआई वगैरह, जिसमें डीमैट अकाउंट ओपन कराने पे आप एक्सपोर्ट ये आप परचेज और सेल कर सकते हो शेयर्स को, है ना। तो वैसे ही सेम अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनीज है और उसके मार्केट में शेयर, डिबेंचर्स वगैरह हैं, तो आप एग्जिम के थ्रू उसको परचेज और सेल कर सकते हो। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि लाइक बैंक जो है, ये जो एग्जिम बैंक है, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द, बेसिकली दे आर ऑल्सो इंगेज्ड इन basically stock, shares, bonds or debenture of the companies who are basically doing or engaged in the export import work। यानी export import से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, अगर उनका कोई भी ऐसे शेयर, डिबेंचर वगैरह जो है, उसमें भी ये बेसिकली हेल्प करते हैं, ठीक है, परचेजिंग में, सेलिंग में।
और साथ साथ में दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द बेसिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंपनीज, उनको ये भी सपोर्ट वो करते हैं। और इनका जो एग्जिम बैंक है उसका लगभग, अगर हम पेड अप कैपिटल माने या टोटल ओवरऑल इसका सब, अगर पूरा का पूरा इसका कैपिटल माने तो इसका लगभग कैपिटल 500 करोड़ का है, 500 करोड़, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो शेयर्स है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का जो 100% शेयर है, दैट इज इन कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी सेंट्रल बैंक ने पूरा का पूरा एग्जिम को कंट्रोल कर रखा है। आई बात समझ में? द 100% होली सब्सक्राइब्ड इसका जो शेयर्स, यानी शेयर्स को होली सब्सक्राइब किसने कर रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्लियर हो गई बात? और जो गवर्नमेंट है ऑल्सो ग्रांट्स लोन टू द बैंक, मतलब गवर्नमेंट भी इनको लोन वगैरह प्रोवाइड करता है एग्जिम को, ठीक है। और बैंक जो है वो अपने तरफ से भी कुछ पैसे रेस करता है। अब वो कैसे रेस करता है पैसे, रिसोर्स को कैसे रेस करता है? बट द ओपन मार्केट थ्रू इशू बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, यानी कि एग्जिम जो है उसके बॉन्ड्स और डिबेंचर मार्केट में आपको मिल जाएंगे। क्या चीज मिलेंगे? शेयर्स की बात नहीं हो रहा है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, राइट। तो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आपको मिल जाएंगे। साथ साथ में अगर इनको पैसे की दिक्कत होती है, कभी भी एग्जिम को पैसे की लगती है, कभी प्रॉब्लम है या शॉर्टेज है एग्जिम में, तो ऐसे सिचुएशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भी अपने एनआईसी के थ्रू, यानी कि आरबीआई जो है वो अपने एनआईसी के थ्रू, एनआईसी क्या होता है? इसको हम कहते हैं नेशनल इंडस्ट्रीज क्रेडिट लोन, ठीक है। नेशनल इंडस्ट्रीज क्रेडिट के थ्रू ये इनको लोन देता है, किसको? एग्जिम को, ठीक है। और साथ साथ में कई बार एग्जिम जो है वो दूसरे कंट्री के बैंक से भी पैसे को बोरो करता है। आई बात समझ में? सो बेसिकली हाउ मेनी रिसोर्सेज एग्जिम हैव टू रेज द फंड? The first one is like they are basically selling or issuing the bonds and debentures, ओपन मार्केट में अपने बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशू करते हैं। सेकंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भी इनको एनआईसी यानी कि आपका नेशनल इंडस्ट्रियल क्रेडिट के तहत इनको लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है। थर्ड, ये क्या करते हैं, कई बार जो लोन का अमाउंट है दे आर बेसिकली बोरोइंग फ्रॉम द फॉरेन बैंक्स, तो फॉरेन बैंक से भी ये क्या करते हैं, अमाउंट को बोरो करते हैं, ठीक है। लेकिन जो 100% कंट्रोल है एग्जिम का वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि होली सब्सक्राइब पूरा का पूरा कैपिटल किसने इसमें टेक ओवर कर रखा है, ले रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्लियर हो गई बात? यहां तक सबको समझ आ गया? एवरीवन यस और नो? यस मैम। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, दैट इज नेशनल हाउसिंग बैंक। अच्छा, तुम लोगों ने फंक्शंस लिख नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। सो द नेम इज सजेस्टिंग नेशनल हाउसिंग बैंक जो है बेसिकली ये एस्टैब्लिश हुआ था, दिस वन इज द स्टैट्यूटरी बैंक। ये बेसिकली एक्ट के थ्रू आया था, एक्ट के थ्रू, जैसे नाबार्ड भी एक्ट के थ्रू है वैसे ये भी आपका नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत इसको लाया गया। और ये होली सब्सिडियरी कंपनी है, इट्स नॉट अ इंडिपेंडेंट बैंक, इट्स अ होली सब्सिडियरी बैंक। सब्सिडियरी बैंक का मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर दूसरे बैंक के अंडर में शुरू हो, जैसे कैसे सिडबी आईडीबीआई के अंडर में स्टार्ट हुआ था, वैसे ही एनएचबी जो है दैट इज होली सब्सिडियरी बैंक। अभी किसका सब्सिडियरी है, यानी इसके पेरेंट बैंक कौन है? तो पेरेंट बैंक है आरबीआई, ठीक है। सो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो हाउसिंग फाइनेंस के लिए इसको सेटअप किया गया, और इसका जो मेन ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया 1987 में, जो आपका नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट आया उसके तहत इसको लाया गया। और होली ओन्ड सब्सिडियरी बैंक है किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और इसको लाया, ये स्टार्ट कब से हुआ, फंक्शनिंग इसका शुरू कब से हुआ? तो इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1988, जुलाई 9 जुलाई 1988 से इसको शुरू किया गया। आ रही है बात समझ में? 9 जुलाई 1988 से इसको स्टार्ट किया गया, और इसका हेड ऑफिस एनएचबी का कहां पर है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब इसका फंक्शन हम देखते हैं, फंक्शंस देखते हैं। जो आपका बैंक है, अभी आप देखते होंगे नेशनल हाउसिंग बैंक्स क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल, एक तरीके से बोल सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है। सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपका नेशनल हाउसिंग बैंक।
ठीक है, इसके अंडर में वो सारे बैंक्स आते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता, ठीक है, इंडिया बुल्स, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फिर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है, उसके अलावा आपका हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रेपको हाउस फाइनेंस लिमिटेड, ये जितनी भी टाइप की आपको मैं बता रही हूँ, जितनी भी टाइप की कंपनीज हैं, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो बेसिकली हाउस फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में आएंगे। ठीक है, तो हाउस फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है एक तरीके से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, और इनका मेन एम क्या है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ दीज काइंड्स ऑफ बैंक, दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द लोन फॉर द हाउसिंग, राइट। और यही सेम इसी को बेसिकली कह सकते हैं कि कंट्रोल करने के लिए, इसी को पूरा सिस्टम को समझने के लिए एनएचबी को लाया गया। तो एनएचबी का जो मेन फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये बैंक जो है, द बैंक्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू प्रमोट एंड डेवलप द स्पेशलाइज्ड हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको प्रमोट करना, उनको डेवलप करना, ठीक है, ये पहला रीजन है। और उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, जैसे कुछ वैसी भी लिमिटेड कंपनीज हैं जो हाउसिंग कंपनीज हैं, उनके पास प्रॉपरली फाइनेंस नहीं है, तो उनको प्रॉपरली फाइनेंस वगैरह देना, रिसोर्स प्रोवाइड करना, प्रमोट करना और डेवलप करना हाउसिंग बैंक्स, हाउसिंग लिमिटेड कंपनीज को। याद रखिएगा, एक मिनट अभिषेक, हाउसिंग जो कंपनी है आपकी, उनको गाइड करने के लिए एनएचबी को लाया गया। अब ये हाउसिंग जो कंपनीज है, हाउसिंग जो इंस्टीट्यूशंस है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको गाइड करने के लिए किसको लाया गया, एनएचबी को। तो पहला फंक्शन एनएचबी का सबको समझ आ गया ना। फर्स्ट फंक्शन क्या है एनएचबी का, कि ये क्या करती है, ये प्रमोट करती है आपके बैंक, दूसरे नेशनल हाउसिंग जो कंपनीज है उनको रिसोर्स देती है, उनकी क्रेडिट फैसिलिटीज को एक्सटेंड करती है, उनको ज्यादा से ज्यादा वो दूसरों को क्रेडिट दे पाए, किस चीज के लिए, हाउस के लिए। ठीक है, ओके अभिषेक पूछो बेटा। मैम नेशनल हाउसिंग बैंक तो ऑन द हाउसेस, यानी जैसे कि आपके जो लोन देने के लिए जो ऐसी कंपनीज हैं, लिमिटेड कंपनीज जो हैं, जो बैंक नॉन बैंकिंग है, आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हाउसिंग जो कंपनीज हैं, उनको भी ये लोन देती है, उनको भी ये लोन देती है ताकि वो दूसरे को लोन दे पाए। जैसे कैसे आपका नाबार्ड जो है वो आरआरबी को लोन देता है, तो आरआरबी दूसरे को देते हैं लोन्स, देते हैं ना, वैसे ही दे आर ऑल्सो वर्किंग। So it's not about the individual only, but they are also giving the loans and promoting and developing the non-banking financial institution or non-banking housing financial institutions. आई बात समझ में अभिषेक बेटा? मैम क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं हुआ था मैम, ये पूछे। नेक्स्ट वन इज, तो ये पहला इसका फंक्शन तो क्लियर हो गया कि बैंक का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है कि प्रमोट करो, डेवलप करो उन स्पेशलाइज्ड बैंक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, या नॉन बैंकिंग आई एम यूजिंग मल्टीपल टाइम्स, तो इसको याद रखिएगा, उन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल हाउसिंग इंस्टीट्यूशंस को जो बेसिकली जिनकी क्रेडिट फैसिलिटीज को हम इंप्रूव कर सकते हैं, उनको रिसोर्सेज ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं ताकि उनसे से ज्यादा लोग हाउसिंग लोन ले पाए। ठीक है, बैंक जो है वो रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज देती है। रीफाइनेंसिंग का मतलब समझते हो, रीफाइनेंस करने का मतलब क्या होता है आशुतोष, क्या होता है रीफाइनेंसिंग का मतलब? मैम फिर जैसे एक बार लोन ले लिए, फिर से कहीं और से लोन लेना है तो वो हमारा रीफाइनेंसिंग। हाँ, एकदम नॉर्मल टर्म में तो यही है इसका मतलब। अब नेशनल हाउसिंग बैंक है, ठीक है, अब नेशनल हाउसिंग बैंक ने लोन किसको दिया है, पीएनबी हाउसिंग लिमिटेड को, ठीक है, इसको एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक ने लोन दिया। अब ये पीएनबी जो है वो किसी कस्टमर, मान लो कि मुझे ये लोन दे रहा है, मेरा नाम शिल्पी है, मुझे ये लोन दे रहा है, सो यहाँ पर रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी हुआ ना कि एनएचबी ने पहले लोन पीएनबी को दिया, पीएनबी के थ्रू लोन मुझे मिल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली लोन मुझे देने का काम तो एनएचबी ही कर रहा है ना, वो तो इसके थ्रू कर रहा है। तो यहाँ पर एक बार इसने इसको फाइनेंस किया, इसने मुझे फाइनेंस किया, तो इसको कहेंगे रीफाइनेंस। आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात? तो ये जो बैंक है, दे आर एम्पावर्ड द एक्सटेंट to refinancing facilities to housing finance institutions and scheduled bank. It's not about the housing bank, but they are also providing loan to the scheduled bank. Scheduled bank वैसे banks होंगे जो 1949 के सेक्शन 2 में
जिसको लाया गया, जिसके नाम को लिखा गया है, वो सारे शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। जैसे आपके जितने भी आपके बैंक्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ बैंक आपके शेड्यूल्ड है। जैसे कि आपका आईसीआईसीआई हो गया, ये सॉरी आपका बीओआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये सारे आपके क्या है, शेड्यूल्ड बैंक है। अब तो यहाँ पर वही चीजें बता रही हूँ कि दे आर प्रोवाइडिंग लोन टू द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, साथ साथ में दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग इट टू द शेड्यूल्ड बैंक, ताकि वो फाइनेंस दे पाए कस्टमर्स को, अल्टीमेटली कस्टमर्स को। और उस कस्टमर्स को देने के लिए जो रिसोर्सेस और जो लोन की जरूरत पड़ेगी, वो एनएचबी अपने तरफ से क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके अलावा इसके और भी फंक्शंस है, रीफाइनेंसिंग हो गया, डेवलपमेंट का काम हो गया। उसके अलावा और ये क्या क्या करता है, ये टेक्निकल असिस्टेंस देता है। किसको देता है, वैसे इंस्टीट्यूशंस को जो हाउसिंग बैंक के लिए, हाउसिंग के मतलब हाउसिंग फैसिलिटीज के लिए जो बेसिकली जिनकी कंपनीज है, उनको ये एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल गाइडेंस और असिस्टेंस देता है। साथ साथ में दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द, मतलब ग्रोथ के लिए भी ये बोल सकते हैं, रिसर्च वर्क वगैरह भी करता है। साथ साथ में दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द दूज, मतलब ये क्या करते हैं, ये कुछ स्कीम्स भी चलाते हैं, ये कुछ स्कीम्स भी रन कर रहे हैं। एनएचबी जो है दे आर ऑल्सो रनिंग सम स्कीम्स। अब इस स्कीम्स के तहत क्या होता है कि वैसे वीकर सेक्शन, सोसाइटी के वैसे वीकर सेक्शन जिनको लोन मिल पाना घर बनाने के लिए, वैसे जिनको नहीं मिल पाता है, उनके लिए भी ये स्कीम्स जो है ये चला रहे हैं। और उसके अंडर में ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उनको सपोर्ट करते हैं सब्सिडीज के थ्रू। आ रही है बात समझ में, आई बात समझ में, सब्सिडीज वगैरह के थ्रू, मतलब ये उनकी हेल्प भी करते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। ठीक है, उनको भी रिसोर्स वगैरह, जिनको घर बनाने में काफी दिक्कत हो रही है, पैसे बहुत कम है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में लोन प्रोवाइड करना और सब्सिडीज प्रोवाइड करना थ्रू स्कीम, ये भी एनएचबी करता है। आई बात समझ में, क्लियर हो गई सबको पॉइंट, एवरीवन, सबको क्लियर हो गया? यस मैम। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और नेशनल हाउसिंग बैंक, ये आपके, और सिडबी और नबार्ड, ये जो चार आपका पार्ट था एपेक्स बैंक में, आरबीआई के अंडर में जो चार बैंक था, वो हमने कर लिया है क्लियर, हो गया, कंप्लीट हो गया है, क्लियर हो गया सबको। सिडबी, नबार्ड, एनएचबी, एग्जिम बैंक, किसी को भी इन चारों बैंक में डाउट है, किसी को भी कोई डाउट? क्लियर है सबको, सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम करते हैं शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक वगैरह जो है, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी कि एक चार्ट बनाओ, एक चार्ट बनाओ। इस चार्ट को नेक्स्ट क्लास में, अभी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगी, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग करेंगे कंप्लीट। सबसे पहले लिखो कॉमर्शियल बैंक, सबसे फर्स्ट में लिखो कॉमर्शियल बैंक, यहां पर लिखो कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक लिख लिया, और कॉमर्शियल बैंक सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस में से है। ठीक है, चलिए कॉमर्शियल बैंक लिख लिया। अब कॉमर्शियल बैंक के बाद लिखो नेक्स्ट, इसको दो स्लॉट में डिवाइड करो। ठीक है, ये भूल ना जाओ, इसलिए चार्ट बनाओ जरूर। पहला शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है, नेक्स्ट लिखो नॉन शेड्यूल्ड बैंक। देखो मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ बेटा, आप लोग पूरा फुल फॉर्म में लिखना। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। आगे बात समझ में सबको? अब इसके अंडर में कौन कौन से बैंक्स आएंगे, देखो शेड्यूल्ड बैंक्स में कौन कौन से बैंक आते हैं, ध्यान दीजिएगा। शेड्यूल्ड बैंक में आपके सारे के सारे पब्लिक बैंक आ जाएंगे। पब्लिक बैंक पता है कौन कौन से बैंक होते हैं पब्लिक बैंक आपके? पब्लिक बैंक सबको पता है, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, इलाहाबाद बैंक, ये सारे आपके किसमें आएंगे? पब्लिक। ठीक है, पब्लिक बैंक हो गया। नेक्स्ट वन इज प्राइवेट बैंक। कितने, कौन सा बैंक हो गया? प्राइवेट बैंक। क्लियर हो गई बात? और नेक्स्ट हो गया आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। लिख लिया यहां तक सबने? पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक। पब्लिक बैंक कितने हैं? 26। प्राइवेट बैंक कितने हैं? 61। रीजनल रूरल बैंक्स कितने? अभी फिलहाल 82 बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक सिर्फ 82 है।
मैम अभी पब्लिक 14 है। अच्छा, पब्लिक और भी कम हो गया ना। हाँ, ये बुक तो थोड़ा पुराना भी तो है आपका, तो अभी तो 14 है, तो 14 ही लिख लो। अभी नया में बहुत सारे मर्ज हो गया है, जैसे देना बैंक हो गया, विजया बैंक हो गया, मर्ज हो गया है। ठीक है, एसबीआई के बहुत सारे जो बैंक थे आपके, पटियाला एसबीआई, ये सभी बहुत सारे मर्ज हो चुके हैं। और आपका प्राइवेट बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी मिल गया होगा आपका, 2-3 वो भी कम हो गया होगा, तो उसको भी नंबर्स रहने दीजिए, उसको मैं फिर से एक बार बता दूंगी, नंबर्स कंफर्म कर दूंगी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक्स हो गया। तो रीजनल रूरल बैंक तो 100 समथिंग में था, आप तो 82 83, अभी भी वो डिक्रीज ही हुआ होगा। तो रीजनल रूरल बैंक हो गया। ये तीनों बैंक आपके शेड्यूल्ड बैंक में आएंगे, और शेड्यूल्ड बैंक में इसलिए आएंगे क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 2 में ये इन सब तीनों के बारे में जिक्र है, इन तीनों को मेंशन किया गया है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से होंगे? जिनको हम कहते हैं लोकल बैंक्स। किनको क्या बोलेंगे हम? लोकल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स। ठीक है, अब लोकल एरिया बैंक्स लिख लिया तुम लोगों ने? यस मैम। ठीक है, अभी यहीं तक इस चार्ट को रहने दो, इसके नीचे और भी है, थोड़ा सा बताती हूँ मैं। जैसे आपके पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका 2 तरीके का बैंक है, एसबीआई। एसबीआई पता है ना तुमको? आईबीपीएस का जो एग्जाम देते होंगे उनको पता होगा कि एसबीआई का एग्जाम अलग से कंडक्ट होता है, उसका सेपरेट ऑटोनॉमी चलता है ना। तो एसबीआई हो गया, और यहां पर आ गया आपका नेशनलाइज्ड बैंक। यहां कौन सा बैंक हो गया? नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ग्रुप, और नेक्स्ट हो गया नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, अब नेशनलाइज्ड बैंक हो गया। अब हम प्राइवेट को लें तो प्राइवेट में आपके 2 टाइप के बैंक्स होंगे। एक तो हो जाएगा आपका इंडियन बैंक्स, जैसे आपका आईसीआईसीआई वगैरह, ये सब जो इंडियन बैंक, और एक हो जाएगा आपका फॉरेन बैंक, जैसे कि आपका एचएसबीसी। ठीक है, एचएसबीसी, ठीक है, हांगकांग शंघाई बैंक। तो ये आपका हो गया इंडियन बैंक होगा, प्राइवेट में फॉरेन बैंक होगा, पब्लिक में आपका होगा एसबीआई और नेशनलाइज्ड बैंक। अब एसबीआई में आपके कौन कौन से बैंक आएंगे? एसबीआई में भी 2 तरीके का पार्ट होगा इसमें। पहला होगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ एसबीआई में एसबीजी लिख लो, स्टेट बैंक ग्रुप्स, स्टेट बैंक ग्रुप्स। अब स्टेट बैंक ग्रुप्स में देखो, एक आएगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एक आएगा आपका सब्सिडियरी बैंक्स, यानी कि जो स्टेट बैंक के अंडर में जो आपके सब्सिडियरी बैंक्स है, उसके कुछ सब्सिडियरी बैंक्स आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब सब्सिडियरी बैंक्स में बहुत कम बचे हैं। सब्सिडियरी पता है कौन से थे? स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मेवाड़, ऐसे कुछ थे आपके। अब तो खैर वो खत्म हो गए हैं लगभग सीन उनका। तो ये आपका हो गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एक हो गया सब्सिडियरी बैंक, और ये दोनों आएंगे आपके स्टेट बैंक ग्रुप्स में। और स्टेट बैंक ग्रुप्स और नेशनलाइज्ड बैंक आएंगे आपके पब्लिक बैंक में। अब आपका आता है नेशनलाइज्ड बैंक्स। तो नेशनलाइज्ड बैंक्स में आपके वो सारे सब्सिडियरी कंपनीज या बैंक्स आएंगे, जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, फिर आपका बैंक ऑफ इंडिया हो गया आपका, फिर आपका और भी बहुत सारे बैंक्स हैं, चलिए ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गए, ये सारे आपके नेशनलाइज्ड बैंक में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका इंडियन। अब यहाँ पर तो इंडियन हो गया, फॉरेन हो गया, और एनएसबी के अंडर में कौन आएगा? नॉन शेड्यूल्ड बैंक के अंडर में लोकल एरिया बैंक। ज्यादातर वो जो कोऑपरेटिव्स नहीं होते हैं, कोऑपरेटिव सुना है आप लोगों ने? कोऑपरेटिव बैंक्स, खैर अभी उनको भी बोला जा रहा है कि 1965 के बाद उनको भी शामिल कर लिया गया है, लेकिन आपके जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो आपके इसमें आते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में। ठीक है, तो ये आपके पूरा का पूरा कॉमर्शियल बैंक का चार्ट है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, ये चार्ट समझ आया है? इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहां से शुरू कर देंगे, एक ही दिन में कॉमर्शियल बैंक पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। बारे में कुछ प्रोविजंस पढ़ा था कि माइनर बेसिकली उनके अकाउंट को ओपन करने पे कोई कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर होते हैं या नहीं, अगर उनको लोन दिया जा सकता है या नहीं, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज दिया जा सकता है या नहीं। तो ऑब्वियसली उनको क्रेडिट कार्ड वगैरह की फैसिलिटीज नहीं मिलती है, बिकॉज वो कभी भी कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर माइनर, इट मीन्स बिलो 18 ईयर्स ओल्ड। सो इन शॉर्ट, बट आफ्टर एज ऑफ 10 years, जब 10 साल से ऊपर हो जाते हैं, तो दे कैन ओपन देयर अकाउंट एंड दे कैन मैनेज देयर अकाउंट बाय ओन, बट बैंक विल नेवर टेक द रिस्क ऑफ गिविंग एनी क्रेडिट और लोन फैसिलिटीज, राइट? एंड दे हैव सम लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग टू गार्जियन फॉर द माइनर, लाइक नेचुरल जो गार्जियन है
वो रहेंगे, या तो टेस्टामेंट्री गार्जियन है, यानी अगर उनके फादर की डेथ होने के बाद मदर जो है वो नेचुरल गार्जियन बन जाती है, बट अगर मदर की भी डेथ हो जाती है तो टेस्टामेंट्री जो गार्जियन है वो बन जाते हैं, यानी कि उस गार्जियन को उसके सारे अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टी कंट्रोल करने का राइट होता है। अदरवाइज गार्जियन जो है वो अपॉइंट होते हैं कोर्ट से। तो ये सारे मैंने आपको सिचुएशंस बता दिए थे, माइनर के बता दिए थे एवरीवन। यस मैम। आज हम करेंगे मैरिड वुमेन। अगर कोई मैरिड वुमेन है तो उसके अकाउंट को ओपन कैसे कर सकते हैं, कंसिक्वेंसेस क्या है, कौन से सिचुएशन में उनके हस्बैंड जो है वो लाइबल होंगे पेमेंट करने के लिए, ये सारी कंडीशंस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि जो मैरिड वुमेन है वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पिटेंट है एंटर होने के लिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जब वो एंटर हो सकती है, इसका मतलब वो चाहे तो अपने से बैंक अकाउंट ओपन करवा सकती है, ठीक है। जो बैंकर है वो ओपन कर सकता है बैंक अकाउंट किसी भी मैरिड वुमेन का, इन केस अगर वो डेप्ट लेती हैं, यानी कि अगर वो लोन लेती हैं, ठीक है, इन अ केस डेप्ट टेकन बाय अ मैरिड वुमेन, यानी कि अगर कोई मैरिड वुमेन कोई लोन लेती है किससे, बैंक से, तो कौन से सिचुएशन में उसके हस्बैंड लाइबल नहीं होगा बेसिकली पेमेंट करने के लिए। यानी मान लो कि कोई और लेडी है, वो मैरिड है और उसने 5 लाख रुपए बैंक से ले लिया। अब ऐसे सिचुएशन में जो अगर वो पेमेंट नहीं कर पाती है, यानी वो 5 लाख रुपए रिपे नहीं कर पाती है, तो उसका हस्बैंड लाइबल होगा कि वो रिपे करेगा वो अमाउंट को। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर उसका हस्बैंड लाइबल, यानी उस लेडी का जो हस्बैंड है वो लाइबल नहीं होगा। तो वो कौन कौन से सिचुएशन है, वो 2 सिचुएशन है। पहला है कि इफ द लोन इज टेकन विथ हिज कंसेंट और ऑथोरिटी, ठीक है, यानी कि अगर लोन जो लिया है, उस लेडी ने जो लोन लिया है वो उसके कंसेंट और ऑथोरिटी से है, यानी मतलब कि ऐसे तो वो यहाँ पर सॉरी सिचुएशन में उसका हस्बैंड लाइबल नहीं होगा रीपेमेंट करने के लिए, बट 2 कंडीशन है जहां पर वो लाइबल होगा। मैंने जस्ट ऑपोजिट आप लोगों को बता दिया है, ध्यान रखिएगा कि 2 कंडीशंस हैं जहां पर हस्बैंड को पेमेंट करना पड़ सकता है, यहाँ पर ये कंडीशन है, ठीक है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज लॉ का है तो आप कंफ्यूज ना हो, ध्यान दीजिएगा। मैरिड वुमेन अगर लोन लेती है, ठीक है, हर सिचुएशन में पेमेंट उसे खुद करना पड़ेगा, बट 2 कंडीशन में जहां लोन का पेमेंट उसके हस्बैंड को करना पड़ सकता है। पहला कि जब वो लोन का जो अमाउंट लिया गया है वो उसके हस्बैंड के कंसेंट से लिया गया हो, यानी हस्बैंड ने कहा हो कि भाई तुम जाओ और 5-7 लाख रुपए बैंक से उठाओ, यानी कि नाम उस लेडी का यूज हुआ हो, अकाउंट उस लेडी का यूज हुआ हो, लेकिन कंसेंट और ऑथोरिटी उसके हस्बैंड का रहा हो लोन लेने में। तो ऐसे सिचुएशन में लोन जो है उसका रीपेमेंट किससे लिया जा सकता है, उसके हस्बैंड से। आई बात समझ में? पहला कंडीशन एवरीवन ऑन क्लास। मैम तो रिटन कंसेंट तो होना चाहिए। So first condition क्या होगा, circumstance कि if the loan is taken with his consent, consent का मतलब होता है उसकी खुद की रजामंदी होगी उस लोन को लेने में। मान लो कि कोई एक मैरिड वुमेन है और उसने लोन ले लिया, कोई भी अमाउंट 2 लाख रुपए लोन ले लिया, उसके हस्बैंड को इस बारे में कोई खबर नहीं है कि शी टुक 2 लाख रुपीज लोन, ना ही कोई पेपर वर्क में वो इन्वॉल्व था, ना ही वो किसी भी चीज में इन्वॉल्व था। तो ऐसे सिचुएशन में वो 2 लाख रुपीज का नॉलेज भी नहीं है उस पर्सन को, तो वो 2 लाख रुपीज वो उसका हस्बैंड पे नहीं करेगा, है ना, मतलब लीगली वो पे नहीं करेगा। वो एक अलग बात है कि बाद में वो पे कर दे या कुछ भी करे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज देयर पर्सनल मैटर। ये हो सकता है कि बाद में अपनी वाइफ का जो भी डेप्ट है वो पे कर दे, बट लीगली उसके ऊपर बात नहीं आएगी। लेकिन जहां उसका कंसेंट आ गया, जहां पर उसके कंसेंट से लोन का पैसा उठाया जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो अमाउंट है वो पर्टिकुलर जो मैरिड वुमेन है उसके हस्बैंड को पे करना पड़ सकता है। सेकेंड कंडीशन क्या है, if the debt is taken for the supply of necessaries of life to wife in the case of husband default in supplying the same to her, यानी कि मान लो कि जो वाइफ है उसका डिमांड हो गया कि भाई मुझे डायमंड नेकलेस चाहिए, ठीक है, जस्ट इमेजिन ऐसा डिमांड हो गया। तो अब ये ऐसा हो सकता है लग्जरियस आइटम हो या नेसेसिटी हो उसकी वाइफ का, और उसने अपनी वाइफ की नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए अपनी वाइफ को कहा कि लोन ले लो, क्योंकि वो उतना अमाउंट वो खुद अपने पॉकेट से नहीं दे सकता है। मान लो कि कोई एक मैरिड वुमेन है, एक्स कोई मैरिड वुमेन है,
अब उसको कोई प्रोडक्ट जो है वो चाहिए, कोई सामान चाहिए, जो Y है he is not capable to give that particular good or that particular product to X. अब ऐसे सिचुएशन में Y ने कहा X को यानी अपनी वाइफ को कि तुम एक काम करो, तुम लोन ले लो 2 लाख का, ठीक है, और तुम वो प्रोडक्ट खरीद लो, वो गुड खरीद लो, बिकॉज मैं एक बार में इतना पैसा नहीं लगा सकता। तो ऐसे सिचुएशन में भी Y की कंसेंट है कि मैं तुमको कुछ गुड नहीं दे पा रहा हूँ, तुम्हारी नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जो भी जरूरत चीजें हैं वो नहीं दे पा रहा हूँ, तो तुम लोन ले लो, लेकिन उसको मैं पेमेंट करूंगा। तो Y जो है ऐसे सिचुएशन में Y लाइबल हो जाएगा, यानी हस्बैंड जो है वो लाइबल हो जाएगा पेमेंट करने के लिए। आई बात समझ में? दोनों कंडीशन क्लियर हो गई? बात समझ में आ गया? नेक्स्ट वन इज कि अब ये तो हो गया मैरिड वुमेन का सिचुएशन। हस्बैंड जो है वो लाइबल नहीं होगा किसी भी सर्कमस्टांस में अगर वाइफ जो है उसने लोन लिया हो और उसका नॉलेज उसके हस्बैंड को ना हो। अगर कोई भी, और ऐसे सिचुएशन में एक और बात कि अगर किसी मैरिड वुमेन ने लोन ले लिया और उस लोन को पेमेंट नहीं कर पा रही है, तो उसके पर्सनल एसेट्स जो हैं उसको भी सीज कर लिया जा सकता है। मान लो कि एक्स जो है उसने यहाँ पर लोन लिया था 5 लाख, और इसके बारे में इसके हस्बैंड यानी इस वाई को कोई नॉलेज नहीं है और वाई के कंसेंट से इसने ये लोन नहीं लिया, उसको पता भी है तो कंसेंट और रजामंदी उसकी नहीं है, तो 5 लाख रुपए ले तो लिया अब इसने एक्स ने, बट इसको पे नहीं कर पा रही है। अब पे कर ही नहीं पा रही है तो इसका जो भी प्रॉपर्टी होगा, पर्सनल प्रॉपर्टी, इसके ज्वेलरी वुलरी जो भी होगा, दैट इज गोइंग टू बी सीज बाय द बैंक। हस्बैंड से वसूलेगा नहीं वो किसी भी सिचुएशन में, लेकिन अगर कंसेंट उसके हस्बैंड का होगा तो ऐसे सिचुएशन में हस्बैंड जो है वो लाइबल हो जाएगा पेमेंट करने के लिए। आई बात समझ में? इसीलिए बैंक को ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई भी अगर मैरिड लेडी है और वो अगर लोन ले रही है, जितना भी अमाउंट का वो लोन ले रही है उतना अमाउंट का उसके पास एसेट या प्रॉपर्टी अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि कोई लेडी है उसके पास कुछ भी नहीं है, ना ही प्रॉपर्टी है, ना ही ज्वेलरी है, ना ही कोई भी ऐसा एसेट, वैल्यूएबल एसेट नहीं है उसके पास। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक को लोन मैरिड विमेन को नहीं देना चाहिए। आई बात समझ में? सेफ्टी पर्पस से जितना भी लोन दे रहे हो उतना अमाउंट का प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहना उस लेडी के पास, मैरिड विमेन के पास बहुत ज्यादा जरूरी है। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? अब जैसे आप लोग के अंडर में अगर हम देखें, अगर इस चीज को क्लियर करें, तो कोई भी स्कीम के तहत उनको मिल सकता है लोन, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्मल बैंक कभी भी उनको लोन नहीं देगा, बिकॉज मे बी दे डोंट हैव एनी एसेट, राइट? दे डोंट हैव एनी कोलेटरल टू पुट इट इन द बैंक एंड दे विल टेक एनी काइंड ऑफ लोन। सो ऐसे जो लेडीज है, विमेन है, जिनके पास कोई एसेट नहीं है, तो उनको लोन नहीं देता है बेसिकली बैंक। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? और कौन सी कंडीशंस में उनके हस्बैंड जो है उनको रीपेमेंट करना पड़ सकता है, ये भी क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? हस्बैंड प्रॉपर्टी, मान लो हस्बैंड घर बना रहा है और उसने अपनी वाइफ को कहा कि तुम लोन ले लो क्योंकि तुम लोन ले सकते हो, तो उसने लोन ले लिया अपने नाम पे। तो ऐसे सिचुएशन में हस्बैंड की कंसिडरेशन से, उसके कंसेंट से लोन लिया गया था, तो रिपे वो करेगा। लेकिन अगर उसके बारे में हस्बैंड का कंसेंट नहीं है, जो भी लोन अगर वाइफ ले रही है, तो ऐसे सिचुएशन में पेमेंट की लायबिलिटी हस्बैंड की नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? अब आता है पर्दा नशीन विमेन। ठीक है, पर्दा नशीन विमेन यानी कि जो लेडी हमेशा पर्दा में रहती है। तो पर्दा नशीन विमेन जो है वो बेसिकली कंप्लीट सेक्लूजन में रहती है। सेक्लूजन इज समथिंग व्हिच इज सेपरेट, उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है, इन शॉर्ट कह सकते हो आप, वो बिल्कुल अलग और सेपरेटेड होती है सोसाइटी से। ठीक है, अब वैसे जो लेडी होगी वो अपने कस्टम को ही अपना सब कुछ मानती है। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा पर्दा में रहेगी, अपनी कम्युनिटी को फॉलो करती है। ठीक है, शी डज नॉट डील विद पीपल, वो कभी भी लोगों से डील नहीं करती है, किसी और मेंबर से डील नहीं करती है, कई बार तो अपने फैमिली में अपने से बड़ों से बात भी नहीं करती है। ठीक है, तो ऐसे शी रिमेन्स कंप्लीटली सेक्लूडेड, यानी कि वो बिल्कुल सेपरेट और एकदम अलग थलग रहती है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या वो अकाउंट ओपन कर सकती है बैंक का? तो बेसिकली ऐसे सिचुएशन में एनी कॉन्ट्रैक्ट इनटू बाय हर माइट हैव बीन सब्जेक्ट टू अनड्यू इन्फ्लुएंस।
ठीक है, और सेम माई नॉट बी मेड विद द फ्री विल एंड फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली मीन्स। यानी कि हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, बिकॉज 18+ है तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है कि वो इतनी सिक्लूजन में है कि वो चीज बैंक को भी पता है कि फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ कंप्लीटली इस चीज को, बैंक अकाउंट क्या होता है, कैसे मैनेज करना है, ये सब चीज का नॉलेज उसे नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ऐसे सिचुएशन में does a contract entered into पर्दानशीन women is not a contract free from any all defects। ठीक है ना, यानी कि एक तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा लेकिन उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि वो पर्सन का कंसेंट कहाँ है, उसमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। पर्दानिशीन जो विमेन है, जो पर्दा में रहती है, जो कम्युनिटी कस्टम्स को फॉलो करती हैं, बहुत लोग इलिटरेट भी होते हैं, उसमें से एजुकेटेड भी नहीं होती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक को पूरा फुल प्रिकॉशन लेना है ऐसी लेडीज, ऐसी विमेन का ओपन करने में अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी लेडीज ओपन अकाउंट तो करवा रही हो बट उसकी अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज अकाउंट को लेकर, उसको हैंडल करने का जो कैपेबिलिटी उस लेडी में ना हो। ठीक है, तो बैंकर जो है कई बार ऐसे जो विमेन होती है, जो पर्दानशीन विमेन होती हैं, उनके अकाउंट को ओपन करने से रिफ्यूज कर देता है। उसके यही रीजंस हैं कि यहाँ पर जो कंसेंट होता है लेडी का वो होता ही नहीं है। कई बार उसके हस्बैंड के बोलने पे, कई बार उसके फैमिली के बोलने पे, प्रेशराइज करने पे वो अकाउंट ओपन करा रही हो, लेकिन रेगुलेशन का जो राइट है वो पर्टिकुलर कुछ पर्सन के हाथ में हो, वो रेगुलेट भी ना कर रही हो। आ रही बात समझ में? जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत लोगों को मिलते हैं ना, मिलते हैं, तो घर में मल्टीपल लोगों को ये फैसिलिटी मिले, इसीलिए क्या होता है कि एक ही घर में बहुत सारे मल्टीपल लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स ओपन करा लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो पैसे का पूरा फुल राइट जो होता है वो घर के किसी बड़े मेंबर या मेल मेंबर के पास होता है। ऐसा होता है ना? तो इस बेसिकली पर्दानशीन विमेन का अकाउंट ओपन करने से बैंक क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। ठीक है, ऐसी लेडीज का कोई आइडेंटिटी सर्टेन होता ही नहीं है, हमेशा पर्दा में रहती हैं, सेक्लूडेड रहती हैं, अलग थलग रहती हैं। तो ये बेसिकली दुनियादारी से कह सकते हैं, अपनी कम्युनिटी की दुनियादारी के अलावा इनको बाहर का कुछ पता नहीं होता है, ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना, मैरिड विमेन और पर्दानशीन विमेन का कंसेप्ट। नेक्स्ट वन इज इलिटरेट पर्सन। इलिटरेट पर्सन, अब इलिटरेट पर्सन वो होगा जिसको लिखना नहीं आता है। देखो, लिखना और पढ़ना ना आता हो, लिखने का कहने का मतलब है जो अपना नाम भी नहीं लिख सकता है। इंडिया में इलिटरेट का मतलब वो है कि जो अपना नाम भी नहीं लिख सकता है। जो अपना नाम लिख सकता है, बेसिक हिंदी पढ़ सकता है, उसको भी हमारे देश में लिटरेट में माना जाता है, लेकिन इलिटरेट वो है जो नाम तक भी लिख नहीं सकते। अब वैसे इलिटरेट पर्सन अगर बैंक में अकाउंट को ओपन करवाते हैं तो उसके लिए क्या सिचुएशंस है, क्या कंसिक्वेंसेस है? पहला कंसिक्वेंसेस, पहला है कि ऐसे सिचुएशन में बैंक हमेशा उस पर्सन का थंब इंप्रेशन लेगा। कभी भी अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा, गवर्नमेंट एग्जाम, तो वहां पर भी आजकल क्या लिया जाता है, थंब इंप्रेशन फॉर द वेरिफिकेशन। ठीक है, एंड फॉर द ऑथेंटिकेशन, कोई चीटिंग ना हो, ठीक है, कोई रॉन्ग पर्सन ना बैठा हो, इसके लिए हम लोग थंब इंप्रेशन लेते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, एग्जामिनेशन हॉल में। इलिटरेट पर्सन के साथ भी सेम सिचुएशन है, बैंक वाले क्या लेंगे, उनका थंब इंप्रेशन लेंगे। आ रही बात समझ में? थंब इंप्रेशन लेंगे, लेकिन उस समय जब बैंक में अकाउंट ओपन हो रहा होगा तो उस समय कौन प्रेजेंट होगा? उस समय प्रेजेंट होंगे आपके, कौन प्रेजेंट होगा? आपका प्रेजेंट होगा कोई ना कोई, जो बोल सकते हैं ना एज अ प्रूफ, वहां पर कोई ना कोई विटनेस प्रेजेंट होगा। जब भी वो कोई पर्सन अकाउंट ऐसा हो, इलिटरेट पर्सन अकाउंट ओपन कराएगा तो वहां पर कौन प्रेजेंट होगा? एक विटनेस प्रेजेंट होगा कि हाँ, इसने बैंक अकाउंट ओपन करवाया है। ठीक है, और अगर उसको कभी कोई पैसा विड्रॉ करना है तो ऐसे सिचुएशन में कभी भी वो थंब इंप्रेशन करेगा या थंब इंप्रेशन देगा इन द फ्रंट ऑफ द बैंकर, ऑफिशियल बैंकर के सामने। यानी कि अगर वो बाद में किसी के भी कहीं से भी वो बैंक में थंब इंप्रेशन लेकर आ जाएगा तो बैंक उसको उसका थंब इंप्रेशन नहीं मानेगा। जब भी उसे पैसा विड्रॉ करना है या कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो वो जब भी फॉर्म भरेगा बैंक के सामने भरेगा, बैंकर ऑफिशियल के सामने, और सामने ही थंब इंप्रेशन देगा। आई बात समझ में? थंब इंप्रेशन क्यों? क्योंकि देखो, थंब इज समथिंग एवरीवन हैव, राइट?
सो घर से तो कोई भी कर देगा थंब इम्प्रेशन, और बाद में पता लगा कि वो उसका थंब है ही नहीं, कोई भी पैसा विड्रॉ हो जाएगा। इसलिए विड्रॉ करने के टाइम पे उस पर्सन को या पेमेंट करना हो या फिर डिपॉजिट करना हो, थंब इम्प्रेशन ऑफिशियल, बैंकर ऑफिशियल के सामने ही सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। क्लियर हो गई बात? इलिटरेट पर्सन Yes, ma'am. क्लियर हो गया। अब आते हैं हम एक और टर्म्स में जिसको हम कहते हैं लुनाटिक्स। लुनाटिक्स मतलब लुनेंसी से बना है लुनाटिक्स। इसका मतलब होता है जब कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन हो, यानी जो अनस्टेबल हो या फिर जो मेंटली प्रॉपर नॉर्मल पर्सन की तरह ना हो, तो उसको हम कहते हैं लुनेंट, ठीक है, या लुनाटिक्स में आएगा ये। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड का है, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में अनसाउंड माइंड का पर्सन कभी भी एंटर नहीं हो सकता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। पर्सन जो होगा अनसाउंड माइंड का, साउंड माइंड का जो पर्सन होगा वो कैपेबल होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी उसमें, वो रेशनल जजमेंट कर सकता है कि इस अकाउंट के थ्रू वो क्या ट्रांजैक्शन करेगा, कब करेगा, कैसे अमाउंट को हैंडल करेगा, सब कुछ। लेकिन कोई अनसाउंड माइंड इस चीज को हैंडल करने की सिचुएशन में नहीं रहता है, ठीक है। तो कभी भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होगा। आ रही है बात समझ में सबको? क्लियर हो रहा है सबको सारे पॉइंट्स? एवरीवन? यस मैम। तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज जानना जरूरी है कि वो जो पर्सन, जब वो जो अनसाउंड माइंड का है, अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन बैंक को नहीं है, और अगर वो मान लो कोई डिस्काउंट करवा रहा है बिल वगैरह, तो वो आप करोगे जब तक आपको नॉलेज नहीं है। लेकिन वंस यू विल गेट द नॉलेज दैट पर्सन इज बिकम द लूनेंट और समथिंग, देन एट दैट टाइम, फ्रॉम दैट टाइम यू विल स्टार्ट रिफ्यूजिंग द पेमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग ऑफ दैट पर्सन। उस पर्सन का पेमेंट, डिस्काउंट, चेक, सब कुछ आप बिल्स बेसिकली क्या करोगे? आप मना करोगे, आप रिफ्यूज करोगे, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है कि बैंकर शुड नॉट ओपन द अकाउंट इन द नेम ऑफ एनी अनसाउंड माइंड पर्सन। कभी भी बैंक को अलाउड नहीं है ऐसे पर्सन का बैंक अकाउंट ओपन करना, ठीक है। इंडोर्समेंट वगैरह आप तभी सब कुछ कर सकते हो जब तक आपके पास नॉलेज ना हो कि ये पर्सन जो है लूनेंट हो गया। अगर जैसे ही मिलेगा इंफॉर्मेशन, यू विल स्टॉप एवरी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। बैंक विल बी सस्पेंड ऑल द ऑपरेशन इफ दे विल रिसीव द न्यूज ऑफ द लूनेंसी एंड दे विल गेट द प्रूफ ऑफ दैट। ऐसा नहीं कि कल को मैं बोल दूं अरे वो पर्सन जो है ना लूनेंट हो गया, बैंक मान जाएगा ये बात, नो, दे वांट फुल प्रूफ अबाउट इट। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस और ये सारी चीजों के बाद अगर ये बात साबित होता है कि वो पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड का है, तब जाके सारे ऑपरेशंस खारिज हो जाएंगे, सारे रिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इन शॉर्ट, अनसाउंड माइंड का पर्सन कभी भी कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है। क्लियर हो गई बात सबको? यस मैम। तो जितने भी मैंने पार्टीज करवाए, माइनर, मैरिड वुमेन, पर्दानशीन वुमेन, इलिटरेट एंड लूनेटिक्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके स्पेशल टाइप ऑफ कह सकते हैं बैंकर्स कस्टमर्स आएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट होल्डर्स, उसके अलावा कॉर्पोरेट फर्म्स, ये जितने भी स्पेशल टाइप के कस्टमर्स है बैंक के, इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। साथ साथ में हम लोग कवर करेंगे अबाउट द शेड्यूल बैंक, अबाउट द कॉमर्शियल बैंक इन होल, पूरा कॉमर्शियल बैंक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? No, ma'am. Okay, so see you all in the next class.